हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड पर भी ऑलरेडी 5 क्लासेस हमारी आ चुकी हैं। ठीक है। तो आज हमारी छठी क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस आपके दो प्रकार की होती है। नल हाइपोथेसिस जिसको H0 कहते हैं, और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 कहते हैं। तो हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। दूसरा हम देखेंगे कि टाइप 1 एरर जिसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं या अल्फा एरर भी कहते हैं, तो ये क्या होती है। टाइप 2 एरर क्या होता है जिसको फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और बीटा एरर भी कहते हैं। ठीक है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है, जहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज की इस क्लास में ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है और और जो दूसरी क्लासेस आ चुकी हैं वो भी आप देख लेना। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले, और अपने नोट्स बना लेना। तो समझते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। देखिए, हाइपोथेसिस क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप कोई रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च करते हैं क्या, उसकी मतलब स्टार्ट करते हैं रिसर्च करने का, सोचते हैं, पीएचडी में भी एडमिशन लेते हैं, तो आपको एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। हाइपोथेसिस में आप क्या बनाते हैं, ठीक है, कि आप किस चीज़ पर रिसर्च करने वाले हैं, या फिर यहाँ पर भी आप कोई कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, आप ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करने से, ठीक है, यहाँ पर भी आपके दो वेरिएबल होते हैं इस प्रकार से, तो आप बोलते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये कारण है और ये प्रभाव है। ठीक है, इस कारण का ये प्रभाव पड़ता है। आपने कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि चाय पीने से, ठीक है, चाय पीने से नींद कम आती है, आपने ऐसा कहा। ठीक है, आपने अपनी एक हाइपोथेसिस बना दी कि चाय पीने से जो नींद कम आती है, ठीक है, आपने ऐसा कहा। तो ये आपने क्या कहा, इस तो हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप ही हम बताते हैं। ठीक है, हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास एक लिमिटेड एविडेंस है, ठीक है, लिमिटेड नॉलेज है, उसी के आधार पर हम एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन बताते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ताकि हम अपनी जो फर्दर आगे की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च है, हम उसको कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई कि चाय पीने से नींद कम आती है। ठीक है, तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस हमने बना दी। ठीक है, अब देखिए, आप हाइपोथेसिस आपकी दो प्रकार की होती है। नल हाइपोथेसिस जिसको H0 कहते हैं, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 कहते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं अपनी रिसर्च के लिए, वो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जिसके विरोध में जो आपकी नल हाइपोथेसिस है H0, वो अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो हम कौन सी हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसके विरोध में जो ये आपकी नल हाइपोथेसिस है ना, ये अपने आप बन जाती है H0। कैसे, हमने ये कहा कि चाय पीने से नींद कम आती है, हमने तो ये कहा, तो ये कौन सी हाइपोथेसिस हो गई, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके विरोध में नल हाइपोथेसिस अपने आप बन गई। तो इस नल हाइपोथेसिस क्या कह रही है, नल हाइपोथेसिस इसके विरोध में काम करेगी, इसके अगेंस्ट बात कहेगी। ठीक है, तो इसने कहा कि चाय पीने से नींद कम आती है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगी कि नहीं, चाय पीने से नींद कम नहीं आती। ठीक है, तो इसके उल्टा ये चीज़ बोलती है। ठीक है, तो देखिए, तो हमारी जब हम अपनी रिसर्च के लिए मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, तो हमारी टेस्ट क्या होती है, कौन सी हाइपोथेसिस चेक होती है, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस चेक होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारी चेक होती है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि वो सही है या गलत है। कैसे, अगर सपोज कीजिए आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका तो ये मतलब है ना कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो गलत है।
ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर ये तो इसके विरोध में बता रही है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट काम कर रही है कि ऐसा नहीं होता, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इट मीन्स कि जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये गलत साबित हो गई। ठीक है, इसके उल्टा देखिए, अगर नल हाइपोथेसिस को फ्रेंड्स रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, इट मीन्स कि हमने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना हमारी हाइपोथेसिस का, ये नल हाइपोथेसिस के बेस्ड पर होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वयं बनाता है, ये चीज़ मैं आपको बताई, जिसके विरोध में H0, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, H1 किसके लिए यूज़ होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए, H0 किसके लिए यूज़ होता है, नल हाइपोथेसिस के लिए। ठीक है, तो रिसर्चर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वयं बनाता है, जिसके विरोध में जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो स्वयं बन जाती है। ठीक है, तो H1 alternative hypothesis. H1 enters the scene in an attempt to disprove a null hypothesis. Researcher will seek to discover an alternative hypothesis. तो alternative hypothesis आपकी कब सीन में आती है, जब null hypothesis को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तभी तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, null hypothesis को जब रिजेक्ट किया जाता है तब इसको एक्सेप्ट माना जाता है कि ये एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि null hypothesis इसके विरोध में काम करती है, इसके उल्टा बोलती है। ठीक है, बस इतना है। नल हाइपोथेसिस को देखिए, H0 एग्जिस्ट व्हेन ए रिसर्चर बिलीव देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमने ये बोला, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने ये बोला कि ये जो वेरिएबल 1 है इसका वेरिएबल 2 से एक रिलेशनशिप है, इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। जबकि नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी कि नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नल हाइपोथेसिस ऐसा बोलेगी। ठीक है, और देयर इज ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेट ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस, या फिर इंफॉर्मेशन की कमी भी हो सकती है आपकी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखिए, नल हाइपोथेसिस H0 अपने आप बन जाती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के विरोध में, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। तो हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी दो प्रकार की हाइपोथेसिस। इसके बाद हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो टाइप 1 एरर है इसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और टाइप 2 एरर को क्या बोलते हैं, जो टाइप 2 एरर है इसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। टाइप 1 एरर का अल्फा एरर भी बोलते हैं, इन नाम को आप याद रखना। ठीक है, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोलते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये होते क्या हैं, इसको ध्यान से समझना। देखिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब तो होता है कि सही है ना, लेकिन इसके साथ में फॉल्स वर्ड जुड़ गया है, तो ये बात तो सही थी। जो टाइप 1 एरर है वो एरर का मतलब है गलती होना, मिस्टेक होना। तो ये गलती मिस्टेक होती कैसे है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो सही थी, पॉजिटिव थी, लेकिन उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया गया, इसीलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए, फॉल्स नेगेटिव क्या है, नेगेटिव का मतलब तो होता है कि नहीं, सही नहीं है कोई चीज़। ठीक है, तो सही नहीं है, लेकिन ये फॉल्स नेगेटिव है क्योंकि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, बाय मिस्टेक एरर हो चुका है यहाँ पर, गलती से। ये नेगेटिव थी, ठीक है, नेगेटिव थी, गलत थी, लेकिन फॉल्स नेगेटिव का बोल रहे हैं, इट मीन्स कि इसको गलती से नेगेटिव बताया गया है। ये सही थी, इसको रिजेक्ट होना था। ठीक है, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। जबकि ये जो फॉल्स पॉजिटिव है आपकी, इसको जो है रिजेक्ट होना, इसको सही थी, ये पॉजिटिव थी लेकिन फॉल्स पॉजिटिव, इसको गलती से सही बता दिया गया है। ठीक है, इसको रिजेक्ट होना था। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको इतना याद रखना है कि टाइप 1 एरर कब होती है। देखिए, टाइप 1 एरर इज द रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर तब होती है फ्रेंड्स, ये आपकी ट्रू नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसको एक्सेप्ट होना था लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर ऐसा हो तब आपका टाइप 1 एरर होता है। ठीक है,
बस आप इस लाइन को अच्छे से याद रखना कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी, सही थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। टाइप 2 एरर में क्या होता है? टाइप 2 एरर इज द नॉन रिजेक्शन ऑफ ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पर जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, गलत थी, उसको रिजेक्ट होना था, लेकिन नॉन रिजेक्शन, नॉन रिजेक्शन का मतलब क्या है? इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर टाइप 2 एरर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये एरर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए हमारी जो रिसर्च होती है फ्रेंड्स, इन दो वर्ड्स को भी आप देख लीजिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हमारी रिसर्च में का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी रिसर्च को सही माना जाता है। रिलायबिलिटी क्या होती है? रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली ए मेथड मेजर्स समथिंग। देखिए आपकी रिसर्च तब रिलायबल मानी जाएगी जब आप उसका जितनी बार भी टेस्ट करो उसके सेम रिजल्ट आए, ठीक है, उसके कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट आना ज़रूरी है, तभी वो रिसर्च आपकी सही मानी जाएगी, उसको रिलायबिलिटी कहते हैं कि हाँ आपकी रिसर्च में रिलायबिलिटी है, ठीक है। इफ़ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड्स अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस द मेजरमेंट इज कंसिडर्ड रिलायबल, ठीक है। अगर आपके कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट आते हैं सेम मेथड को यूज़ करके, सेम सर्कमस्टेंस, सेम परिस्थिति में, ठीक है, तो हम मानेंगे कि आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, कि आपकी रिजल्ट सही है, रिसर्च सही है। दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? रेफर्स टू हाउ एक्यूरेटली ए मेथड मेजर व्हाट इज इट इंटेंडेड टू मेजर, कि आपकी रिसर्च में कितना आपने एक्यूरेटली मेथड को अपनाया है, ठीक है, ये वैलिडिटी होती है, वैधता, कि आपने जो अपने रिसर्च में रिसोर्स का यूज़ किया है वो एकदम वैलिड है, वैध है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो रिसर्च अगर आपसे पूछा जाए कि रिसर्च को रिलायबल होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, वैलिडिटी का होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने 2-3 कॉन्सेप्ट्स को समझा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हमने कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड को समझा है। तो अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की दूसरी क्लासेस को नहीं देखा है या शुरू से नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने सीक्वेंस में किया है, ठीक है, हमारी 3-4 क्लासेस आई हैं, 4-5 क्लासेस आई हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पर, तो आप इन सारी क्लास को ज़रूर देख लें, अपने नोट्स बना लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जब हम PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का, तब आपको समझ आएगा कि जो कंटेंट मैं आपको दी हूँ वो कितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, कितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि ये क्लास का रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्ड होता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्लास के लिए, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, मुझे पता चलता है इस चीज़ से, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये किया करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।